हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 4F, जिसमें हम लोग आव्यूह विधि से समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दो कोटि वाले समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसी तरह से क्रम से धीरे धीरे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दिए गए हैं इन्हें आव्यूह विधि से हल करके यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से x और y देखें तो जो भी हमारा समीकरण होगा दो कोड के रूप में बनेगा। तो सबसे पहले हम इसे ax बराबर b के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से सारणिक a के रूप में कन्वर्ट करके सारणिक a का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे ax बराबर b। तो यहाँ साइड में रफ के रूप में देख लेते हैं ax बराबर b। तो यहाँ से हमें x y का मान ज्ञात करना आता है। तो यहाँ से ax बराबर b होता है। अगर यहाँ से x को छोड़ के a को पक्षांतर कर दें तो यहाँ से x बराबर आएगा b बटे a। अब जानते हैं कि जब भी कोई हर होता है अगर उसे अंश के रूप में लेके जाते हैं तो हमारा घात में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से देखिए तो सिर्फ a लिखा है। a अगर घात कुछ नहीं लिखा रहता तो हमेशा घात में 1 रहता है। तो जब जानते हैं कि अंश वाला पार्ट हर बनता है या तो हर वाला अंश बनता है तो घात में परिवर्तन उसके चिन्ह में होता है। तो यहाँ से देखिए तो 1 लिखा है तो ये 1 हमारा घात प्लस में है। तो इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से a प्लस में था ऊपर आ जाएगा माइनस का 1 और b। तो इसे पढ़ते हैं x बराबर a इनवर्स b। इस तरह से पक्षांतर करने पे आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि x बराबर a इनवर्स b। अब यहाँ से सबसे पहले हमें a इनवर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सारणिक a का मान पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें एडजॉइंट a की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जानते हैं कि एडजॉइंट a को ज्ञात करने के लिए हमें सहखंड ज्ञात करना पड़ता है, जिसे सहगुणनखंड भी कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस सारणिक ये जो मैट्रिक्स के रूप में दिए गए हैं इसमें हम सारणिक a का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से एक एक पार्ट को ज्ञात करेंगे जैसे कि हमें क्वेश्चंस में दिए गए हैं। तो आइए हम इसे पहले ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ax बराबर b। तो यहाँ से 1 और 2, यहाँ पे 2 का गुणा y का गुणांक 2, यहाँ पे y का गुणांक 5 और यहाँ से x की वैल्यू x और y और यहाँ से b की वैल्यू 4 9। तो ax बराबर b के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ से सारणिक a का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो इसे सारणिक a के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सारणिक a बराबर यहाँ से इसे करेंगे 1 2 2 5 इस तरह से। अब यहाँ से सारणिक a ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक a बराबर, अब 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 माइनस 2 का 2 में गुणा होगा तो 4। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1। सारणिक a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। अब यहाँ से सारणिक a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब यहाँ से हमें इनवर्स के रूप में वैल्यूज़ को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से जब इनवर्स को ज्ञात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें सहखंड ज्ञात करना होगा जिसे सहगुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ से हम सहखंड ज्ञात कर लेंगे। तो सहखंड जो हमारा ज्ञात होगा तो सहखंड हम जानते हैं कि ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सहखंड या सहखंड कहते हैं या फिर सहगुणनखंड। अब सहगुणनखंड के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है -1 ब्रैकेट में जो कि ब्रैकेट क्लोज पावर में r प्लस सी इंटू यहाँ पे उपसारणिक होता है हमारा। जो सारणिक के अतिरिक्त अवयव लेते हैं उसे उपसारणिक कहते हैं। यानी सारणिक में से कुछ अवयव को ज्ञात कर लेंगे, निकाल देंगे तो हमारा जो बचेगा शेष उसे उपसारणिक कहते हैं। तो यहाँ से -1 r प्लस सी। तो यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज करके सबसे पहले सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सहगुणनखंड हम जिस अवयव का जिस रो और कॉलम से लेंगे उसका नामकरण हम कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल A के रूप में। तो यहाँ से हम लिखेंगे A11। पहले हम A11 अर्थात पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को ले रहे हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम के पहले वाले अवयव को भी ले रहे हैं। तो यहाँ से जब हम A11 लेंगे तो A11 तो देखिए तो यहाँ A की वैल्यू हमारी कितनी है
1 2 2 5। तो जब हम यहाँ से A11 लेंगे तो यानी पहला वाला ये रो है और दूसरा वाला ये जो एक लिखा है ये कॉलम है। तो ये वाला पहला रो छूट गया, ये पहला वाला कॉलम। तो यहाँ पे बचा कितना हमारा 5 बचा। अब यहाँ पे 5 बचा तो लेकिन इससे पहले सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, माइनस में 1 R प्लस सी। तो यहाँ से जब माइनस में 1 R प्लस सी करेंगे तो यहाँ से माइनस में 1 R की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस सी की वैल्यू भी यहाँ कितनी है 1 इंटू अब उपसारणिक। तो अर्थात ये जो सारणिक है हमारी, इस सारणिक में से इस वैल्यू को छोड़ेंगे तो बचा कितना 5। ये हमारा उपसारणिक कितना आ गया यहाँ से 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -1 और यहाँ पे पावर में देखें तो 1 और 1 2। तो जब -1 का घात 2 होगा यानी जब संख्या सम आएगी तो वहाँ पे हमारा माइनस न मिलेगी, हमें प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू 1 मिलेगी तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 5। A11 हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से हम A12 को ज्ञात करेंगे तो A12 बराबर, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही रो और कॉलम को जोड़ लेंगे। तो अगर रो और कॉलम को जोड़े तो यहाँ पे 2 और 1 3 जो कि विषम है। तो जब विषम होगा अंक तो हमारा यहाँ पे चिन्ह माइनस प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे माइनस होगा तो A12 वाला अवयव देखें तो पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम। तो ये पहला रो हो गया और ये दूसरा वाला कॉलम। तो ये पहला रो छूट गया, ये दूसरा कॉलम। तो बचा कितना हमारा 2 और यहाँ पे 2 1 3 विषम है तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या माइनस का 2। अब इसी तरह से हम A21 ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से A21 बराबर, तो यहाँ से दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये दूसरा वाला रो लेंगे और ये पहला वाला कॉलम। तो यहाँ से बचा कितना हमारा 2 बचा और यहाँ से जोड़ लेंगे तो 2 और 1 3 जो कि विषम है। तो यहाँ से आएगा क्या हमारा माइनस का 2। अब इसी तरह से हम A22 ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से A22 यानी दूसरे वाले रो और दूसरे वाले कॉलम को तो देखें तो ये दूसरा वाला रो है और ये दूसरा वाला कॉलम। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम तो बचा हुआ कितना हमारा 1 और यहाँ से जोड़ लेंगे तो 2 2 4 जो कि सम है। तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिलेगी प्लस में मिलेगी। अब इसे हम सहखंड को या जो सहगुणनखंड आया है हमारा, इसे हम क्रमबद्ध करेंगे। तो यहाँ से इसका नामकरण हम कुछ नए तरीके से करें या तो फिर इसी तरह से रख दें। तो इसका नामकरण हम कर देंगे B बराबर। तो यहाँ से B बराबर, अब इसे हम क्रमबद्ध करेंगे तो हमने जिस तरह से इसे क्रम से ज्ञात किया उसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ से A11 की वैल्यू 5, A12 की वैल्यू -2, A21 की वैल्यू -2, A22 की वैल्यू 1। ये हमारे सहगुणनखंड हो गए। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जो हमारा होता है सहखंडज कहते हैं। तो सहखंडज, अब यहाँ से हम सहखंडज ज्ञात करेंगे तो सहखंडज को कहते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर होता है हमारा कि बी का परिवर्त, ये जो हमने सहगुणनखंड निकाला उसका परिवर्त होता है। तो यहाँ सहगुणनखंड को हमने बी से नामकरण किया है तो बी का परिवर्त निकाल लेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा। अब परिवर्त में करना क्या होता है, रो वाली वैल्यू जो ये रो है इसे इस तरह से कॉलम के रूप में लिखना है। तो ये रो 5 और -2 है, इसे कॉलम के रूप में लिख दें 5 और -2 और इसे भी -2 और 1। इस तरह से हमने इसे एडजॉइंट ए को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर होता हमारा क्या है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/* सारणिक ए एडजॉइंट ए। ये हमारा ए इनवर्स का मान होता है। तो यहाँ से हमें एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया है और सारणिक ए का मान। तो यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर 1/, अब सारणिक ए का मान देखें तो हमने ज्ञात किया था सारणिक ए का मान हमारा कितना आया था, यहाँ बैक आके देख लेते हैं। तो सारणिक ए का मान हमारा 1 आया था। तो यहाँ से सारणिक ए के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो सारणिक ए के स्थान पे यहाँ पे 1 रख दिया और एडजॉइंट ए की वैल्यू देखें तो हमने अभी ज्ञात किया यहाँ पे 5 -2 और 1, ये हमारा एडजॉइंट ए का मान है। तो अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो ए इनवर्स बराबर हमारा कितना आ गया 5 -2 1, ये हमारा एडजॉइंट ए आया। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कहाँ से किया था, तो AX बराबर B से। तो यहाँ हमें x y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने रफ कार्य में सीखा था तो x बराबर a को पक्षांतर कर देंगे तो a इनवर्स b निकल के आएगा। अब हमने a इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया है और b की वैल्यू जानते हैं कि हमारी अचर वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पे x वाले स्थान पे क्या रखेंगे, x और y जो इक्वेशंस में दिए गए हैं बराबर a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू आई हमारी 5 -2 1, और यहाँ से b की वैल्यू
जो हमारा इक्वेशंस में अचर टर्म दिया गया था, तो देख लेते हैं अचर हमारा क्या दिया गया था। तो अचर देखें तो इक्वेशन में हमारा 4 और 9 जो कि यहाँ इक्वेशंस में दिए गए हैं। तो बी के स्थान पे क्या रखेंगे 4 और 9, तो यहाँ बी के स्थान पर रख देंगे 4 9, इस तरह से हमने रख दिया। अब यहाँ से इसे मल्टीपल करेंगे, तो बारी बारी से एक एक अवयव का मल्टीपल करेंगे। जब यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई बराबर, अब यहाँ से इस रो का कॉलम में गुणा करेंगे, तो रो का कॉलम वाले अवयव में बारी बारी से एक एक रो के अवयव को कॉलम के एक एक अवयव में गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, बीच में चिन्ह होता है हमारा क्या प्लस, तो यहाँ प्लस। अब -2 का 9 में करेंगे तो यहाँ से -9 दूनी के 18। अब यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे मैट्रिक्स को। अब इस वाले रो का गुणा करेंगे तो इस वाले कॉलम में, तो -2 का 4 में गुणा होगा तो माइनस का 8, फिर यहाँ पे प्लस रखते हैं तो प्लस। अब 1 का 9 में गुणा होगा तो 9 एकम 9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो एक्स और वाई बराबर ये 20 माइनस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ से -18 और ये -8 प्लस 9। अब यहाँ से इसे घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स और वाई बराबर 20 में से 18 घटेगा 2 और यहाँ -8 9 में से घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ से हमारा एक्स और वाई का मान ज्ञात हो चुका। तो यहाँ से लिखेंगे कि एक्स बराबर हमारा कितना आया 2, तो एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है 4x - 3y बराबर 11, 3x + 7y बराबर -1। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे ax बराबर b, तो यहाँ से ax बराबर b, तो ax और b की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, 3 -3 और यहाँ से 7, और यहाँ से x और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी x और y बराबर b की वैल्यू हमारी दी गई है 11 और -1। तो यहाँ से b की वैल्यू 11 -1। अब यहाँ से सारणिक ए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए बराबर, ए वाली वैल्यू को सारणिक के रूप में लिखेंगे तो 4 -3 3 और 7 इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे, तो सारणिक ए बराबर आ जाएगा हमारा, तो सारणिक ए बराबर, अब यहाँ से सारणिक ए ज्ञात करेंगे तो 7 का 4 में गुणा होगा तो 7 चौक 28, फिर -3 का 3 में गुणा होगा, 3 का -3 में तो -9। अब यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, यहाँ से 28 इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यहाँ 3 त्रिक का 9, ये जो 9 लिखा गया बराबर। अब इसे जोड़ देंगे तो 9 8 17 और यहाँ से 2 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 37। तो सारणिक ए का मान हमारा कितना आ गया 37 आ गया। अब सारणिक ए का मान यहाँ से हमारा 37 आ गया। अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, इसका सहखंड या सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अब लिखेंगे सहगुणनखंड, तो सहगुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, सहगुणनखंड। अब यहाँ से सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो सहगुणनखंड अब हम जानते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। तो a11 बराबर, तो एक देखें तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो हमें जो मिलेगा सिंबल वो प्लस में मिलेगा। तो यहाँ से हमारा सारणिक यही है, तो इस तरह से रो छूटेगा, इस तरह से कॉलम, तो बचा कितना हमारा 7, तो यहाँ से प्लस का 7 मिलेगा। अब इसी तरह से a12 ज्ञात कर लेंगे, तो a12, अब a12 तो यहाँ से पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो ये पहला वाला रो ये दूसरा वाला कॉलम, तो यहाँ से अवयव कितना मिला 3 मिला। अब देखें तो 2 और 1 3 विषम है, तो यहाँ से चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस, और अवयव कितना मिला था हमें 3। अब इसी तरह से a21 ज्ञात कर लेंगे, तो a21 बराबर, तो दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तो ये दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ से मिला क्या हमारा -3, और यहाँ पे जोड़ लें तो 2 और 1 3 विषम है, तो माइनस मिलेगा हमें, तो यहाँ -3, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ से प्लस का 3 मिल जाएगा। अब इसी तरह से a22 ज्ञात कर लेंगे, a22 बराबर, अब 2 और 2 जोड़ लें तो 4 जो कि सम है, तो चिन्ह हमें क्या मिलेगा प्लस में ही मिलेगा। तो यहाँ से दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम, तो अवयव कितना मिला 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4। अब यहाँ से हमारा जो सहगुणनखंड आया, तो इसे हम क्रमबद्ध कर लेते हैं, तो इसे क्रमबद्ध करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 7 -3 और 3 4, इस तरह से हमारा सहगुणनखंड ज्ञात हो चुका। अब सहगुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया, तो सहगुणनखंड के बाद हम यहाँ से ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। अब ये जो हमने सहगुणनखंड ज्ञात किया, तो इसका हम कुछ नामकरण कर सकते हैं, या तो ए से ही करें या तो फिर कुछ नया नाम यहाँ पे हम दे रहे हैं
बी, तो बी बराबर हमने रख दिया। अब यहाँ से एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर जो होता है बी का ट्रांसपोर्ट यानी बी डैश कर सकते हैं या बी का परिवर्त कहते हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो यहाँ से जो बी आया इसे ट्रांसपोर्ट यानी रो को कॉलम कर देंगे। तो यहाँ से 7 माइनस का 3, ये वाला इस तरह से लिखा जाएगा, ये जो तिरछे इस तरह से खड़े के रूप में लिखा जाएगा यानी रो कॉलम के रूप में। तो ये 7 माइनस का 3 और ये 3 4, इस तरह से हमारा एडजॉइंट ए ज्ञात हो चुका। अब यहाँ से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर होता है हमारा 1 साड़ी के इंटू एडजॉइंट ए, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने साड़ी ए भी ज्ञात किया है और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया है, तो अब यहाँ से हम इन दोनों का मान रख के इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए हमने ज्ञात किया, तो 1 साड़ी के का मान 37 और यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी जो हमारा यहाँ सगुणनखंड आया था, तो सॉरी यहाँ से हमने ए इनवर्स ज्ञात किया है, यहाँ एडजॉइंट ए नहीं रहेगा, तो यहाँ से हमने ए इनवर्स ज्ञात किया है। तो ए इनवर्स बराबर 1 एडजॉइंट ए की वैल्यू 7 3 माइनस 3 4। अब यहाँ से हमने एडजॉइंट ए ज्ञात किया, उसके अतिरिक्त हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो अब जानते हैं कि यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है एक्स वाई, तो एक्स बराबर होता है क्या ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। तो अब यहाँ से एक्स का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म में दिया गया एक्स वाई के मान, तो बराबर ए इनवर्स की वैल्यू आई हमारी 1/37 7 3 माइनस 3 4 और यहाँ से जो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू अचर के रूप में हमें दिया गया था 11 और माइनस का 1, ये हमारा b का वैल्यू दिया गया था। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो x और y को इसी तरह से उतार लेंगे, एक्स वाई बराबर 1/37 को भी इसी तरह से रखेंगे। फिर यहाँ से हम मैट्रिक्स का सिंबल देंगे। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे, तो 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 7 77, यहाँ बीच में प्लस करते हैं तो यहाँ प्लस करेंगे, तो 3 का -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3। फिर यहाँ से मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे टोटल। अब इस वाले रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो 11 में -3 का गुणा करेंगे तो -11 3 के 33, फिर यहाँ पे प्लस रखते हैं प्लस। अब 4 का -1 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स वाई बराबर 1/37 और यहाँ से 77 प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -3 बट अब यहाँ से -33 फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -4, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से इसे घटा देंगे तो यहाँ से एक्स वाई को इसी तरह उतारेंगे तो एक्स वाई बराबर 1/37 और ये हमारे मैट्रिक्स में तो यहाँ से 77 में से 3 घटा देंगे, तो जब 77 में से 3 घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 74 और इस -33 में -4 को जोड़ देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, ये -37 आ जाएगा। अब यहाँ से तो 37 जो हमारा बाहर है तो 37 से हम डिवाइड करा देंगे। अगर 37 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स और वाई बराबर, अब इसे हम लिखेंगे 74/37 और यहाँ पे -37/37, यहाँ पे हमने भाग दे दिया। अब देखें तो 37 से कम 37, 37 दूना 74, 37 से कम 37, तो यहाँ से कितना आ गया -1, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, तो एक्स बराबर हमारा जो निकल के आया है एक्स बराबर हमारा 2 आया है, तो यहाँ से एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -1। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग से ये निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं जो कि हमें 3 कोड के रूप में अर्थात एक्स वाई और जेड तीनों के रूप में दिया रहेगा समीकरण। हमें एक्स वाई जेड और तीनों का मान ज्ञात करना है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे अपलोड करने वाले हैं। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने दोस्तों को या तो अपने सहपाठियों को जो भी इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं यूपी बोर्ड से, उन्हें शेयर करें ताकि वो भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।